दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ताजा आंकड़े पूरी दुनिया के सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जो डंके की चोट पर बताते हैं कि भारत 6.6% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेज और अजेय अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन असली खेल इन जीडीपी के नंबरों का नहीं है। असली खेल उस भारी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन का है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के थिंक टैंक्स की नींद उड़ा दी है। इजरायल के टॉप रणनीतिक एक्सपर्ट एलीजर अब्राहम आज खुलेआम दुनिया के सामने एक ऐसा सच स्वीकार करते हैं जिसे पश्चिमी देश हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। उनका साफ और सीधा कहना है कि भारत आज ग्लोबल साउथ की सबसे ताकतवर और केंद्रीय आवाज बन चुका है। भारत आज दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो नैरोबी के जंगलों, अब्बू धाबी के रेगिस्तानों या जकार्ता के समंदरों में अपना दबदबा कायम रखते हुए सीधे वॉशिंगटन और ब्रसेल्स की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें मनवाता है। आज सिलिकॉन वैली के वातानुकूलित बोर्डरूम से लेकर खाड़ी देशों के तपते निर्माण स्थलों तक भारतीय टैलेंट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल अपने मजबूत हाथों में थामे हुए हैं। इजरायली एक्सपर्ट की ये बातें कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि यह उस नए विश्व का ऐलान है जो पूरी तरह से भारत की तरफ झुक रहा है। लेकिन इस भारी बदलाव के बीच कई ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो आम जनता की नजरों से हमेशा दूर रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि अपनी अत्याधुनिक और अभेद्य टेक्नोलॉजी पर राज करने वाला इजरायल आज भारत के सामने अपनी सबसे बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक निर्भरता स्वीकार करता है? साल 1999 के उस भयंकर और मुश्किल बर्फीले संघर्ष में ऐसा क्या होता है जब पूरी दुनिया भारत से मुंह मोड़ लेती है, लेकिन इजरायल रातों रात अपना सबसे बड़ा और खुफिया खजाना भारत के लिए खोल देता है? मोसाद और रॉकी वो कौन सी साइलेंट लेकिन विनाशकारी पार्टनरशिप है जो बिना किसी शोर शराबे के दुनिया भर में देश विरोधी ताकतों के होश उड़ाती रहती हैं? क्या अमेरिका और नाटो देश इस उभरती हुई सुपर पावर पार्टनरशिप से खौफ में जीते हैं, या इसके पीछे I2U2 का कोई बहुत बड़ा और गहरा मास्टर प्लान काम करता है? और सबसे अहम सवाल, कैसे 3.5 करोड़ भारतीयों की एक बिना वर्दी वाली फौज आज ग्लोबल कूटनीति का पूरा पासा पलट कर रख देती है? इन सभी सवालों के जवाब तब मिलते हैं जब इजरायल के टॉप रणनीतिक विशेषज्ञ और क्रॉस बॉर्डर सलाहकार फर्म I2 के संस्थापक एलीजर अब्राहम एक ऐसा खुलासा करते हैं जो पश्चिमी मीडिया की नींद उड़ा देता है। अब्राहम पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए बताते हैं कि भारत का उदय अब कोई भविष्य का अनुमान नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की सबसे बड़ी और अकाट्य सच्चाई है। दुनिया जब अलग अलग गुटों में बंटकर आपसी तनाव का शिकार होती है, तब भारत एक ऐसे इकलौते पावर प्लेयर के रूप में उभरता है जो इन सभी विरोधी गुटों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका और यूरोप से आंख में आंख डालकर बात करता है और ठीक उसी समय ग्लोबल साउथ के देशों के साथ पूरी विश्वसनीयता के साथ खड़ा रहता है। अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों तक, चाहे वह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, फार्मास्यूटिकल और हर्बल दवा उद्योग का विस्तार हो, या फिर ऊर्जा सुरक्षा का सवाल हो, भारत हर जगह पहली और आखिरी पसंद बनता है। दुनिया का पूरा झुकाव अब एक नई धुरी की तरफ होता है और यह धुरी नई दिल्ली से संचालित होती है। अब्राहम आगे समझाते हैं कि यह बदलाव सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे महसूस किया जाता है। भारत आज एक निर्णायक और आकार देने वाली शक्ति के रूप में दुनिया के हर कोने में मौजूद है। आप अमेरिका की सिलिकॉन वैली की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की कमान भारतीय मूल के अधिकारियों के हाथ में सुरक्षित है। आप ब्रिटेन की राजनीति को देखते हैं तो वहां भारतवंशी नेता नीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसके बाद जब आप खाड़ी देशों का रुख करते हैं तो वहां की पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय पेशेवरों के मजबूत कंधों पर टिकी नजर आती है। इजरायली एक्सपर्ट डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत की इस अजेय ताकत के पीछे उसका प्रवासी समुदाय यानी डायस्पोरा है। लगभग 3.5 करोड़ लोगों का यह विशाल समुदाय आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं के भीतर अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। अमेरिका में यही भारतीय तकनीक और इनोवेशन के केंद्र बिंदु पर कब्जा जमाते हैं, तो खाड़ी देशों में इनकी मौजूदगी एक अलग ही स्तर का नैरेटिव सेट करती है। खाड़ी के देशों में, चाहे वह यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो या बहरीन, वहां का हर बड़ा निर्माण, हर बड़ा कॉरपोरेट फैसला
और हर बड़ी सप्लाई चेन भारतीयों के नियंत्रण से होकर गुजरती है। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों से लेकर बड़े कारोबारी घरानों और शीर्ष अधिकारियों तक भारतीय इन देशों की आर्थिक रीढ़ बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि भारत और अरब जगत के बीच एक ऐसा मानवीय गलियारा बनाते हैं जो आपसी विश्वास पर टिका है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसे कोई भी व्यापारिक समझौता कभी नहीं खरीद सकता। आज भारत का यह उदय सिर्फ भू राजनीतिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह एक विशाल सांस्कृतिक लहर में बदल जाता है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर मेलबर्न की सड़कों तक दिवाली की रोशनी पूरी दुनिया को चकाचौंध करती है। होली के रंग अब उन पश्चिमी शहरों में भी उड़ते हैं जिनका भारतीय संस्कृति से कभी कोई सीधा वास्ता नहीं रहता। भारतीय खान पान दुनिया के हर बड़े शहर के लाइफस्टाइल का अभिन्न हिस्सा बनता है और भारतीय सिनेमा तथा संगीत हर बड़े ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर राज करता है। भारत अब दुनिया के सामने अपना नैरेटिव खुद लिखता है और उसे अपने तरीके से पेश करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एलीजर अब्राहम इजराइल की अपनी ही सरकार और नेतृत्व को एक बहुत बड़ी और सख्त सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि इजराइल को भारत के इस वैश्विक उदय और भारतीय प्रवासी समुदाय की ताकत को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। इजराइल आज तक इस रणनीतिक महत्व के पैमाने को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब्राहम विस्तार से समझाते हैं कि इजराइल के लिए भारत की जरूरत सिर्फ एक कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि यह उसके सर्वाइवल यानी अस्तित्व का सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इजराइल को वह पैमाना और स्थिरता प्रदान करती है जो दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनता है, इजराइल के लिए एक खुला मैदान है। इजराइल के पास साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा गवर्नेंस की जो विशेषज्ञता है, उसे अगर भारत के विशाल डिजिटल स्केल के साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसा वैश्विक मंच तैयार होता है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के व्यापार और सुरक्षा मानकों को बदल कर रख देता है। इजराइल को यह समझना पड़ता है कि जब वह भारत के साथ जुड़ता है तो वह केवल एक देश के साथ नहीं जुड़ता। भारतीय समुदाय जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और अफ्रीका के सिस्टम में गहराई से रचा बसा है, उसके कारण इजराइल को सीधे तौर पर एक विशाल और सक्रिय वैश्विक नेटवर्क तक सीधी पहुंच मिलती है। आज भारत और इजराइल की यह दोस्ती अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का वह सस्पेंस से भरा अध्याय बनती है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। भौगोलिक रूप से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने और बिल्कुल अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद ये दोनों देश एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि अमेरिका इस गहरी होती दोस्ती से नाखुश होता है या पश्चिमी सैन्य गठबंधन इस पर कोई रोक लगाता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका भारत और इजराइल की इस त्रिपक्षीय साझेदारी को अपने लिए एक बहुत बड़े रणनीतिक फायदे के रूप में देखता है। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का जो नया समूह बनता है वह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका खुद चाहता है कि मध्य पूर्व और एशिया के अहम ट्रेड रूट और समुद्री सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए भारत और इजराइल का गठजोड़ मजबूत रहे। यह सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति के तहत होता है जहां हर कदम एक नई भू राजनीतिक बिसात बिछाता है। अब बात करते हैं उस असली राज और भारत की उस छिपी हुई ताकत की जिसके कारण इजराइल किसी भी कीमत पर भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोस्ती सिर्फ मीठी बातों और भावनाओं से नहीं चलती, यह पूरी तरह से ठोस भू राजनीतिक हितों, रक्षा जरूरतों और आर्थिक निर्भरता पर टिकी होती है। भारत के पास आज जो सबसे बड़ा मास्टर कार्ड है वह है उसका विशाल और असीमित रक्षा बाजार। इजराइल की मजबूरी को समझना यहां बहुत जरूरी होता है। इजराइल आकार में एक बहुत छोटा देश है, लेकिन जब बात उन्नत रक्षा तकनीक, सुरक्षा उपकरण और सर्विलांस सिस्टम की आती है तो वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इन अत्याधुनिक प्रणालियों को विकसित करने के लिए जो भारी भरकम रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D करनी पड़ती है, उसका खर्च सिर्फ अपनी छोटी सी सेना के लिए उपकरण बनाकर कभी नहीं निकाला जा सकता। इस महंगे उद्योग को जिंदा रखने के लिए इजराइल को एक ऐसे खरीदार की सख्त जरूरत पड़ती है जो भरोसेमंद हो, जिसका बाजार बहुत बड़ा हो
और जिसके पास पैसा खर्च करने की क्षमता हो। यहीं पर भारत एक गेम चेंजर के रूप में एंट्री लेता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक रहता है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारत इजरायली रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा और सबसे वफादार खरीदार बनता है। एक आंकड़े के मुताबिक इजरायल के कुल रक्षा निर्यात का 40% से भी अधिक हिस्सा सीधे तौर पर अकेले भारत के खाते में जाता है। चाहे वह हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां हों, आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाले शक्तिशाली रडार सिस्टम हों, या फिर बिना पायलट के उड़ने वाले अत्याधुनिक यूएवी हों, भारत हर बड़ी तकनीक का मुख्य ग्राहक बनता है। बराक मिसाइल सिस्टम, फाल्कन अवैक्स जैसे रडार और घातक एंटी टैंक मिसाइलें इस साझेदारी के सबसे बड़े उदाहरण बनते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत का पैसा इजरायल की विशाल रक्षा इंडस्ट्री की सांसें चलाता है। यह पैसा उनके लिए वह आर्थिक ऑक्सीजन बनता है जिससे उनकी लैब में नई रिसर्च होती है और उनके रक्षा कारखाने चलते रहते हैं। भारत के बिना इजरायल का रक्षा तंत्र एक बड़े आर्थिक संकट में फंस जाता है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं है। इस दोस्ती की नींव में एक ऐसा कड़वा और ऐतिहासिक सच छिपा है जो हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। 1999 के उस गंभीर सीमा विवाद को याद करते हैं जब एक पड़ोसी देश की सेना धोखे से भारत की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा जमाकर बैठ जाती है। उस वक्त भारतीय वायुसेना को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करने के लिए खास तरह की गाइडेड प्रणालियों और दुश्मन की टोह लेने वाले खास एरियल व्हीकल्स की तत्काल जरूरत पड़ती है। उस नाजुक मोड़ पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भारत को जीपीएस डेटा देने से साफ इनकार कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कई बड़े देश भारत को रक्षा उपकरण देने से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। भारत कूटनीतिक रूप से एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में फंस जाता है। ठीक उसी वक्त जब दुनिया भारत का साथ छोड़ती हुई नजर आती है, इजरायल एक ऐसा कदम उठाता है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इजरायल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना अपने सैन्य गोदाम भारत के लिए पूरी तरह खोल देता है। वह रातों रात भारत को ऐसे सर्विलांस सिस्टम और गाइडेड प्रणालियां मुहैया कराता है जिससे उस पूरे संघर्ष का पासा पलट जाता है। दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त होते हैं और भारतीय सेना अदम्य साहस के साथ अपनी चोटियों को वापस हासिल करती है। 1999 की उस घटना के बाद भारतीय सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के मन में इजरायल के लिए एक ऐसा अटूट भरोसा पैदा होता है जो आज तक किसी भी राजनीतिक बदलाव के बावजूद जस का तस कायम रहता है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे भारतीय कूटनीति कभी नहीं भूलती। इसके साथ ही भारत और इजरायल के बीच एक और गहरा दर्द साझा होता है। दोनों ही देश एक ऐसे बेहद जटिल और खतरनाक पड़ोस में रहते हैं जहां उन्हें लगातार सीमा पार से प्रायोजित साजिशों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराते गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इजरायल जहां एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह और अन्य चरमपंथी ताकतों से घिरकर एक अदृश्य और प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है, वहीं भारत दशकों से सीमा पार से आने वाले उन संकटों का सामना करता है जिनका मकसद देश को अस्थिर करना होता है। दोनों देशों की सुरक्षा चुनौतियां और उनका दर्द बिल्कुल एक जैसा है। इस साझा दर्द के कारण भारत और इजरायल की खुफिया एजेंसियों के बीच एक ऐसा मजबूत गठजोड़ बनता है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। भारत की खुफिया एजेंसी और इजरायल की मोसाद के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का स्तर इतना ऊंचा और सटीक रहता है कि दुश्मन के कई मंसूबे जमीन पर उतरने से पहले ही नेस्तनाबूद हो जाते हैं। 2008 में जब मुंबई पर एक बहुत बड़ा और क्रूर संकट आता है जिसमें विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है, तब इस त्रासदी के बाद दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, खुफिया ट्रेनिंग और संकट निरोधी सहयोग अपने चरम पर पहुंच जाता है। दोनों देश मिलकर ऐसे अदृश्य सुरक्षा घेरे तैयार करते हैं जो उनके दुश्मनों के लिए अभेद्य बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि इजरायली एक्सपर्ट एलिजर अब्राहम इशारा करते हैं, इजरायल के लिए भारत की उपयोगिता सिर्फ सुरक्षा और हथियारों तक सीमित नहीं रहती। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेजी से तीसरे स्थान की तरफ छलांग लगाता है। भारत के 1.4 अरब लोगों का यह विशाल बाजार इजरायल के टेक स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर कंपनियों और कृषि तकनीक कंपनियों के लिए असीमित संभावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसे वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। इसके अलावा वैश्विक पटल पर भारत का जो कूटनीतिक वजन है वह इजरायल के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी इजरायल खुद को बिल्कुल अकेला
और अलग थलग पाता है, तब भारत की तटस्थ और मजबूत विदेश नीति उसे एक बड़ा सहारा देती है। भारत आज डीहाइफेनेशन की एक बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट नीति पर चलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत इजरायल के साथ अपने रिश्तों को किसी और देश के नजरिए से नहीं देखता। वह इजरायल के साथ सीधे और स्वतंत्र तौर पर अपनी शर्तें खुद तय करता है। भारत की यह बढ़ती हुई वैश्विक साख और ग्लोबल लीडरशिप इजरायल को एक कूटनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिसकी उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस रणनीतिक साझेदारी से हटकर एक और क्षेत्र है जो दोनों देशों को सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से जोड़ता है। इजरायल दुनिया का वह इकलौता देश है जिसने तपते रेगिस्तान में फूल खिलाने का असंभव चमत्कार कर दिखाया है। जल प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई और समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाली डीसैलिनेशन तकनीक में इजरायल पूरे विश्व का गुरु माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए इजरायल की यही उन्नत तकनीक आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इजरायल भारत के अलग अलग राज्यों में 30 से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करता है। इन केंद्रों के जरिए भारतीय किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। ये भारत की वह सॉफ्ट पावर है जो जमीन से जुड़ी है और सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। इन सब के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी है जो अक्सर बड़ी कूटनीतिक बहसों में छिप जाता है, लेकिन इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो पाते हैं कि खासकर यूरोप और अन्य हिस्सों में यहूदी समुदाय ने सदियों तक भयंकर अत्याचार और नफरत का सामना किया है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत वह इकलौता और महान देश उभरता है जहां यहूदी समुदाय पिछले 2000 सालों से पूरी शांति और सुरक्षा के साथ रहता है। भारत की धरती पर उन्हें कभी भी किसी तरह के धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। भारत के लोगों ने उन्हें हमेशा गले लगाया, उन्हें पूरा सम्मान दिया और शरण दी। इजरायल का सर्वोच्च नेतृत्व और वहां की आम जनता भारत के इस बेदाग इतिहास को कभी नहीं भूलती। वे आज भी भारत के प्रति एक बहुत गहरा, भावनात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण रखते हैं। ये एक ऐसा सांस्कृतिक जुड़ाव है जो किसी भी राजनीतिक संधि से कहीं ज्यादा पवित्र और मजबूत है।